हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीत क्लासेज एमपी में। गाइस आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसमें एमपीपीएससी एंड बेपम जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमपी जीके की एक सीरीज राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऐसे सभी क्वेश्चनों के प्रश्नों के जवाब इसके माध्यम से हम जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सामान्य जीके के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गाइज मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या वर्तमान में हमारे 11 हैं, जो देश में सर्वाधिक है। और बात करें मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत देश में सर्वाधिक जो है बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें पूरे देश की तो पूरे देश में 2697 बाघ जो है हमारे भारत में पाए जाते हैं। उनमें से मध्य प्रदेश में 526 बाघ देखे गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे हमारा है कर्नाटक है, जहां 524 बाघ गिने जाते हैं। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है, जहां पर 442 बाघ देखे गए हैं। तो पहला स्थान जो है हमारा बाघों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान आता है, और दूसरे स्थान पे कर्नाटक का और तीसरे स्थान पे आता है उत्तराखंड का। और इसीलिए हमें सर्वाधिक बाघों की संख्या के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको हम बता दें मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है कान्हा किसली है, जो 1933 में इसे बनाया गया था, वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था, जबकि 1955 में इसने नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और बात करें हमारे मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना कब शामिल किया गया, तो 1974 में जो है बाघ परियोजना शामिल किया गया। बता दें आपको कि 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जो सन था 1973। अगर बात करें भारत का हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, जो उत्तराखंड में है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको अभी हमने बताया कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। और देश की बात करें तो हमारा कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के नैनीताल में आता है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ। तो गाइज आपको बता दें कि 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। चलते हैं सबसे पहले हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आता है। और बाघों के पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड हमारा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड हमारा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पाँचवा है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, छठवा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सातवां राष्ट्रीय उद्यान हमारा है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, आठवां की बात करें संजय राष्ट्रीय उद्यान, नौवां है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, 10वां पेंच राष्ट्रीय उद्यान, 11वां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। गाइज यदि वीडियो पे आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जिला बता दें आपको कि ये जिला है कहाँ, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा आता है पन्ना एवं छतरपुर के अंतर्गत। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 543 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी हुई थी, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है राष्ट्रीय उद्यान से, तो या फिर पूछता है उसकी स्थिति, पूछता है किस किस राज्य में ये लोकेटेड है, और दूसरा पूछता है इसकी स्थापना वर्ष। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था 1994 में। तो आपको इतने पॉइंट को याद रखना है। सेकेंड राष्ट्रीय उद्यान हमारा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आता है होशंगाबाद जिले पे आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी हुई थी 1983 में हुई थी। और सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। कृष्ण मृगों का मतलब है हिरन से है। गाइज मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, जिसमें से हमारा राष्ट्रीय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को भी 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थिति है इसकी कहाँ है, मंडला में है। और क्षेत्रफल की बात करें 940 वर्ग किलोमीटर, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में जो इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, इसके बाद 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। और यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से बारहसिंगा, चीतल, चिंकार, बाघ, तेंदुआ और भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है हालो घाटी और बंजर घाटी, जो एमपी के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए व्यापम के, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक आपको जानकारी दे देते हैं कि बात करें बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपको इसका आंसर बताना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बाघों की घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक हमारा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो आगे हम पढ़ेंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान की एक और खास बात है कि इसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। थोड़ा सा शब्द यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रिवेंशन लिखा हुआ है, इसका राइट शब्द हमारा जो है इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। इसके अंतर्गत इसे 20 स्तरीय क्या किया जाएगा, पहचान दिलाने के लिए इसमें ये योजना चलाई जा रही है। हमारा चौथा राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसकी स्थिति पूछा जाता है तो ये स्थित है खंडवा में। क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर और स्थापना इसकी हुई थी 2004 में। आपको इतने ही बात इसमें याद करके चलना है। आगे चलते हैं पांचवें राष्ट्रीय उद्यान पर। हमारा पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये हमारा जिला धार पे है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में ये जिला स्थित है, इंदौर के पास। और बात करें इसकी क्षेत्रफल की तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कहलाता है, जिसका लगभग 0.897 वर्ग किलोमीटर 897 1 किलोमीटर पर किलोमीटर से भी ये कम है। और इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। बात करें डायनासोर जीवाश्म की तो यहाँ पे इसका जीवाश्म पाया गया है। नेक्स्ट है हमारा बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है, शहडोल और उमरिया में है। पहले क्या है, उमरिया शहडोल जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान में उमरिया एक नया जिला बन चुका है, तो इसलिए ये हमारा अब वर्तमान में स्थित कहाँ है, तो उमरिया आप इसका आंसर करेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो 437 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी हुई थी 1968 में और इसे बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है 1993 में। तो मध्य प्रदेश के आपको बार बार ये बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए कि 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक आपको महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया था, तो आपको मैं बता दूं कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता जो हैं हमारे गैनी मैनफोर्ड हैं। इनको माना जाता है, उनका नाम है गैनी मैनफोर्ड, जबकि भारत में कैलाश सैंखिल को जो है प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता माना जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में आया कब, तो ये हमारा यहाँ आया 1973 में। आपको इस पॉइंट को याद करके रखना है। आगे चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बता रहे थे कि यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो हमारा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और बाघों की सर्वाधिक घनत्व की बात करें, उनकी डेंसिटी की बात करें, तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सफ़ेद शेर के बारे में आपको बता दें, रीवा को सफ़ेद शेरों का गढ़ कहा जाता है। तो गाइज आपको हम बता दें सफ़ेद शेरों के इतिहास के बारे में कि सबसे पहले 1915 में रीवा के राजा गुलाब सिंह ने इसे सफ़ेद शेर का एक शावक को जंगल से पकड़ा था। बाद में इसे पालतू बना लिया गया और इसका नाम रखा गया मोहन। तो बता दें आपको कि दुनिया भर में सफ़ेद बंगाल टाइगर का जनक जो है या पिता सफ़ेद शेरों का जनक मोहन को ही माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सफ़ेद शेरों का जन्म बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब मादा शेर के बालों के रंग से संबंधित एक असमान जीन पाया जाए, और इसकी संभावना जो है कुदरती रूप से बहुत कम होती है। इसलिए सफ़ेद शेर विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं भारत के सिवा। गोविंदगढ़ पैलेस के आसपास राधा नामक एक शेरनी के साथ जब मोहन का संसर्ग कराया गया तो इससे लगभग 40 शेर जो है पैदा हुए। इसमें से 21 सफ़ेद शेर थे और बाकी काले कलर के थे। 1976 आते आते लगभग सफ़ेद शेरों की संख्या समाप्त होने वाली थी, लेकिन वर्तमान में बात किया जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी स्टार्ट की गई है, जहां पे सफ़ेद शेरों को देखा जा सकता है। मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी स्टार्ट की गई है, जो सतना जिले में आता है, और यहां सफ़ेद शेरों को आप देख सकते हैं।
और बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको इस पॉइंट को याद करके चलना है। चलते हैं हम अब अगले नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो स्थित कहाँ है तो आपको बता दें कि यह डिंडौरी में स्थित है और इसका लगभग क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1968 में हुई है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको इस पॉइंट को याद करके रखना है, कॉपी पे से लिख लीजिए। इस राष्ट्रीय उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला है हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी स्थिति है सीधी जिला पे है जो मध्य प्रदेश के पूर्व में है और क्षेत्रफल बात करें तो इसकी क्षेत्रफल है 467 वर्ग किलोमीटर और स्थापना इसकी हुई थी 1981 में और इसका कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में भी चला गया है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एक नया हमारा राज्य बना है मध्य प्रदेश से अलग होकर, जो छत्तीसगढ़ है। संजय नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया जा चुका है। तो आपको ये 7 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमारा संजय नेशनल पार्क भी आता है। चलते हैं अगले हम नेशनल पार्क पर। नेक्स्ट है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो इसकी स्थिति हमारी है शिवपुरी जिला में है। शिवपुरी हमारा जो है मध्य प्रदेश का उत्तरी राज्य कहलाता है और इसका क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इस उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो आगरा से मुंबई तक जाती है स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको इसको याद करके रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा जो है नेशनल हाईवे 3 जो आगरा से मुंबई तक है, ये इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के एक पहाड़ी पर शिखर पर जॉर्ज कैसल पैलेस एक भव्य भवन बना हुआ है। ये पॉइंट हमेशा पूछा करता है, जैसे एनएम हो गया, एमपीएसआई हो गया, ऐसे सारे व्यापम परीक्षाओं में कि जॉर्ज कैसल जो भव्य भवन है हमारा किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है। तो आपको बताना है, इसका आंसर देना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है किनके नाम पर, तो आपको बता दें जो हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो एक नेता थे जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिताजी का नाम था माधव, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा हुआ है। सिंधिया परिवार जो है ग्वालियर घराने से स्थित है। जो हमारा ग्वालियर का किला बना हुआ है वो सिंधिया घराना के द्वारा बनाया गया है। अगर बात की जाए ग्वालियर की स्थापना किसने किया तो सूरज सेन ने किया। गुजरी महल वहाँ इसकी स्थापना किसने किया तो मान सिंह ने किया। और वसुंधरा राजे जो हमारी मध्य प्रदेश की कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहन कहलाती हैं और इनका शादी कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ है, जो वर्तमान में क्या थी, पहले अशोक गहलोत के पहले वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। विजय राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे की मां कहलाती हैं और इनके बाबा का नाम था जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर ही ग्वालियर में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। लास्ट सेकेंड हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो इसकी स्थिति हमारी है सिवनी और छिंदवाड़ा के मध्य कहलाता है। दोनों हमारे जिलाओं से क्या सीमा बनाती है और इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र और वाटर राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। गाइज आपने जंगल बुक एक कार्टून देखा होगा जिसमें मोगली मुख्य किरदार में होता है। तो आपको बता दे जो हमारा जंगल बुक है वो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही क्या है प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के एक हमारे लेखक हैं जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है, रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने 1925 में भारत की जब यात्रा की पेंच राष्ट्रीय उद्यान में तो यहीं से संबंधित क्या इन्होंने यहीं से इनकी दिमाग की उपज है। इन्होंने एक बुक लिखा जिसमें जंगल बुक का जिक्र किया और उसका मुख्य किरदार क्या था, मोगली था, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। आपको बता दें कि 1925 में जो है इनको बुक लिखने के लिए रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार से साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह नोबेल पुरस्कार उन्हें जंगल बुक लिखने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, क्योंकि इंदिरा का बचपन का जो है नाम प्रियदर्शनी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उन्हें प्रियदर्शनी नाम से संबोधित करते थे। वो प्रियदर्शनी के नाम से ही पत्र लिखते थे। इसी आधार पर जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है। लास्ट है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका स्थिति के बारे में बात करें तो यह भोपाल में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 4.452 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में।
तो गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।